अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बलारे पंजवानी। विद दिस अर्थमेटिक के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वीडियो के अंदर रेशो के पेपर नंबर 1 के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व किए थे। आज हम प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और विद दिस अर्थमेटिक का चैप्टर ही कंटिन्यू है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोपोर्शन के टॉपिक से। और ये क्वेश्चन है, जैसे मैं बता चुका पहले भी, कि 2008 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं पेपर के अंदर, बोर्ड के अंदर, उन सब क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोपोर्शन के क्वेश्चन नंबर 1 से। इन अ कंटेनर इफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज। ठीक है, कंटेनर अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज होता है विद द वाटर लेवल, अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज हो रहा है और वाटर का लेवल भी बढ़ रहा है, देन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। मैं बतानी है किस चीज की एग्जांपल है, कंपाउंड प्रोपोर्शन की, कंटिन्यूस प्रोपोर्शन की, डायरेक्ट या इनवर्सली। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है, अगर उसके इंक्रीज होने से दूसरी चीज में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये बेसिकली डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ वाटर लेवल भी बढ़ रहा है। ठीक है, दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं, तो ये हमारे पास कह रहा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसी तरीके से अगर एक चीज डिक्रीज हो रही है उसके साथ दूसरी चीज भी डिक्रीज हो रही है, तो ये भी हमारे पास क्या था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनवर्सली क्या होता है, अगर एक चीज आपकी इंक्रीज हो रही है और उसकी इंक्रीज होने से दूसरी चीज डिक्रीज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, आई होप ये वाली चीजें क्लियर होंगी। आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, वरना आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी किस तरह के क्वेश्चन है, किस तरह सॉल्व हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट कौन सी स्टेटमेंट कर रही है, दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। ठीक है, प्रोपोर्शन के अंदर हमारे पास ये है कि रेशियो इक्वल होना चाहिए हमारे पास। तो अब देख लेते हैं, मतलब प्रोपोर्शन। अब ये हमारा 3/7 है, ये 9/21 है। अगर मैं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करूँ, 9 और 21 की कटिंग करूँ, तो क्या बन जाएगा, 3/7 ही बन जाएगा। ठीक है, देखिए लेफ्ट साइड पे आपके पास लिखा हुआ 3/7, राइट साइड 3/7, और राइट साइड पे 9/21। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये भी बन जाएगा 3/7। तो ये दोनों साइड बराबर है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। बाकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं आएंगे, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। सेवन मैन टेक्स 21 डे टू पेंट अ बिल्डिंग। अगर 7 लोग 27 दिन लगा रहे हैं एक पेंट करने के लिए बिल्डिंग को, द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर टू पेंट द सेम नंबर ऑफ बिल्डिंग इन 21 डेज। ठीक है, अच्छा हमारे पास दो, एक मैन है और हमारे पास डेज है। ठीक है, 7 लोग 27 डेज लगा रहे हैं एक बिल्डिंग को पेंट करने में, तो 21 डेज में कितने लोग लगेंगे। अब यहाँ पर गौर से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ठीक है, 7 मंथ्स को टाइम लग रहा है 27 डेज का। अब 21 डेज है, डेज जो हो गए वो कम हो गए। ठीक है, अब डेज मैंने कम कर दिया। अब एक बिल्डिंग है, उसको पेंट करने में तो 27 दिन लग गए 7 लोगों को, अब दिन मैंने कम कर दिए। तो जब दिन कम कर दी तो ऑब्वियसली बात है, मैं मुझे लोग मुझे बढ़ाने पड़ेंगे। लोग बढ़ाऊंगा तो कम दिनों में वो काम कंप्लीट होगा। मेरी बात समझ आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब डेज जब हमने डिक्रीज किए तो मैन हमें क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो ये वाली कंडीशन कहलाती है इनवर्सली की। तो इनवर्सली को किस तरह सॉल्व करते हैं हम, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्स को हम 21 से, तो ये हो जाएगा 7 × 27, और x × 21, तो ये बन जाएगा 21x। तो कैलकुलेटर से सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 × 27, ये हो गया 189, और ये 21 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आ गए हमारे पास 9। तो इसका मतलब x की वैल्यू 9 आ गई। इसका मतलब 9 लोगों की जरूरत होगी तब जाके 21 दिन में आपका पेंट हो सकती है बिल्डिंग। यहाँ पर ऑप्शन बी गिवन है, यहाँ पर जो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, और ए जो है वो 9 ही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी डन। आई होप क्लियर होगा। अच्छा जी, इफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ द प्रोपोर्शन इज दिस। अब बेसिकली चार प्रोपोर्शन की चार टर्म्स होती हैं। प्रोपोर्शन के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, एक साइड पे रेशियो होता है, दूसरी साइड पे रेशियो की फॉर्म होती है। ठीक है, बीच में इक्वल टू होता है। तो मुझे सेकंड, थर्ड और फोर्थ दी हुई है, तो फर्स्ट हमारे पास एक्स होगी क्योंकि फर्स्ट में प्रोपोर्शन नहीं गिवन। सेकंड हमें गिवन है यहाँ पर 24, इक्वल टू थर्ड हमारे पास जो है 42, और ये आ गया 56। मुझे जो वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो ये 24 वहां जाके मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा, 42 × 24 ÷ 56। ठीक है, क्योंकि हमें फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू निकालनी थी। अगर वो सेकंड कहता तो मैं यहाँ नीचे एक्स पुट कर देता, थर्ड कहता तो यहाँ पर एक्स लिख देता, फोर्थ कहता तो नीचे एक्स आ जाता। ठीक है, तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर होगा। सिंपल, अब कैलकुलेटर से यूज करना है। 42 × 24 ÷ 56 साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, बहुत आसानी से आप सवाल हो जाएगा। नॉर्मल कैलकुलेटर से भी हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया इसका 18, जो कि है सी। यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अ पर्सन रीड अ बुक having 1850 pages in 21 days while reading 3 hours per day. The number of pages he read in 70 days at the same rate.
अच्छा रेट सेम है, मतलब 3 3 आवर्स की ही बात कर, रेट सेम है तो डिफरेंस क्या आ गया, 1 पेजेस और डेज पे बात आ गई, क्योंकि रेट तो सेम है, 3 घंटे की ही बात हो रही, ठीक है। तो हमारे पास जो पेजेस हैं वो है 1850 रीड किए गए हैं, डेज जो है वो 25 है, ठीक है। अब 17 डेज में कितने पेजेस रीड होंगे हमें वो पता करके बताना है, ठीक है। मैं फिर रीड का, अ पर्सन रीड अ बुक हैविंग 1850 पेजेस एंड 25 डेज वाइल रीडिंग 3 आवर पर। तो एक बुक है जिसके पेजेस है 1850 पेजेस, 25 डेज को लगे रीड करने में, रोज के 3 घंटे उसने दिए। द नंबर ऑफ पेजेस ही रीड इन 17 डेज। अब डेज को कम कर दिया, जब डेज को मैंने कम कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि पेजेस भी कम रीड होंगे, ठीक है। एक बुक है जिसके पेजेस है 1850, उसने 25 दिन में बुक खत्म की। अब मैं कह रहा हूँ भाई 17 दिन में कितनी बुक कंप्लीट होगी बताओ। तो 17 दिन में ऑब्वियस ही बात है पेजेस का भी रीड होंगे। तो इसका मतलब जब हम डेज डिक्रीज कर रहे हैं तो पेजेस भी डिक्रीज होंगे, इसका मतलब ये डायरेक्टली है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट होता है तो हम सिंपल क्या करते हैं, इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं, आमने सामने मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, ये ट्रिक्स होती हैं। ये आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 17। अब मुझे यहाँ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स को मुझे वहां लेके जाना पड़ेगा न्यूमिनेटर में, 7 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 वहां जाके डिवाइड, तो ये बन जाएगा 1850 मल्टीप्लाई बाय 17 और डिवाइड बाय 25, और ये एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर, 1850 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइड बाय 25, तो आंसर आ रहा है 1258, जो कि ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ भी आपको देखिए सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इफ 16 वर्कर कैन dig trench in 9 hours, then the number of worker required digs the same trench in 6 hours। अच्छा वर्कर्स हमारे पास 16 है, ठीक है, और वो एक गड्ढा खोदने में 9 घंटे लगा रहे हैं, आवर्स उनको लग रहे हैं 9 लग रहे हैं। अब द नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड डिग द सेम ट्रेंड इन 6 आवर। अब हमने टाइम कम कर दिया, कह रहे 6 घंटे में कितने लोग लगेंगे। अब जब टाइम कम हो गया, देखिए एक टिक करने में, एक ट्रेंड को टिक करने में उनको लग रहा है 9 आवर लग रहे हैं, ठीक है, 16 वर्कर्स को। तो जब हमने आवर्स कम कर दी तो ऑब्वियस सी बात है वर्कर्स बढ़ाने पड़ेंगे जब 6 घंटे में कंप्लीट करना है। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट हो गया इनवर्सली। इनवर्सली हम क्या करते हैं, आमने सामने मल्टीप्लाई, 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, और एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, तो 6x हो गया, 6 को वहां जाके डिवाइड करा देंगे, तो सिंपल हमारे पास जो आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। 16 × 9 डिवाइड बाय 6, तो आंसर आ रहा है 24, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट हमारे पास क्या है, इफ सारा टाइप 10 लेटर पर मिनट, ठीक है, द नंबर ऑफ लेटर शी कैन टाइप इन हाफ मिनट। तो हाफ मिनट सिंपल क्या, 10 लेटर्स हैं, 1 मिनट में उसने टाइप किए हैं, तो वो पूछना चाह रहा है कि हाफ मिनट पे कितने होंगे। तो सिंपल 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 10 × 0.5, तो आंसर आ जाएगा 5। तो इसका सिंपल आंसर 5 है, जो ऑप्शन नंबर सी है। तो आई होप ये वाले क्वेश्चन प्रोपोर्शन के आपको क्लियर होंगे। वेरिएशन पे मूव करते हैं। अच्छा वेरिएशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन बढ़ता है, द गिवन टेबल शो द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। यहाँ पर फ्रॉम द टेबल द वैल्यू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के इज, हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के की वैल्यू निकाली, लेकिन यहाँ पर रिलेशन क्लियरली मेंशन नहीं किया गया, डायरेक्टली है या इनवर्सली है ये मेंशन नहीं किया गया है। तो हमें दोनों से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा हमारे पास करेक्ट आंसर है। यहाँ पर करेक्ट आंसर 42 है, जो कि ऑलरेडी मार्क हुआ हुआ है, लेकिन मैं आपको समझा था कॉन्सेप्चुअली कैसे पता चलेगा। देखिए हमारे पास दो रिलेशन होते हैं, क्या डायरेक्टली होता है इनवर्सली होता है, एक्स और वाई। तो एक होगा एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वाई, ठीक है, यहाँ एक्स की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 21 है। 21 वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2/21। अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो 2/21 तो ऑप्शन मौजूद है, फिर ये करेक्ट आंसर क्यों नहीं है। इसीलिए नहीं है कि हमें सेकंड वैल्यू भी चेक करना जरूरी है, क्या सेकंड वैल्यू से भी k की यही आ रही है। तो अब मैं वापस चेक करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट एक वैल्यू को चेक करके समझते हैं करेक्ट आंसर, देख आपको सारी वैल्यूज चेक करना जरूरी है, एटलीस्ट 2 वैल्यूज चेक करें। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 है और के की वैल्यू मेरे पास 14 है, तो ये 3/14 बन गया। तो ये दोनों तो हमारे पास मैच नहीं कर रहे, इसका मतलब ये फंक्शन डायरेक्टली तो नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली से वैल्यूज मैच नहीं कर रही। अब मैं इनवर्सली से चेक करूंगा, एक्स इन इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वाई, ठीक है। अब एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया 2, और y की जगह आ गया 21, 21 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 42 हो जाएगी, जो कि हमारे पास करेक्ट आंसर भी है। सेकंड हमारे पास वैल्यू है 3,
और इसकी वैल्यू है 14। 14 को इक्वल टू के वहां जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 थ्री दा भी होता है 42। तो दोनों ऑप्शन से मेरे पास के मैच कर गया है, इसका मतलब 42 ही के की वैल्यू, यही करेक्ट आंसर है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन, इसके दो ही पार्ट थे पेपर वन के, वेरिएशन के आए हुए हैं, ठीक है, रिसेंटली ऐड हुआ है इसमें। तो ये देख, क्वांटिटी y डायरेक्टली x एंड इनवर्सली विद t। अच्छा, y है जो डायरेक्टली है x के और इनवर्सली है t के, ठीक है, डायरेक्टली है x के और इनवर्सली है t के, ठीक है। ये वाला साइन प्रोपोर्शनलिटी का हटेगा तो हमारे पास क्या आता है, आपको पता होना चाहिए, इक्वल टू और के, तो ये हमारे पास बन जाए क्वेश्चन के एक्स अपॉन टी। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, बेसिकली निकालना क्या है, इफ द कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी इज 4, उसने कांस्टेंट आपको बता दिया 4 है, द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू मतलब पी क्या है यहाँ पर, एक्स है, अगर आप नोट करते हो एक्स की वैल्यू मिसिंग है इस टेबल से, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस टेबल के अंदर इस क्या कहते हैं, इस कॉलम के अंदर हमारे पास पी की वैल्यू नहीं पता जो कि एक्स है, y की वैल्यू 3 है, 3 पुट कर दी, पहले इक्वेशन बना लिया, आई होप इक्वेशन समझ आ गई होगी, अगर वो समझ नहीं तो जरूर पूछे आप लोग, ठीक है। k की वैल्यू 4 है, वो सवाल में गिवन है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू, x हमें नहीं पता जिसको यहाँ p कहा गया है, और t की वैल्यू इसमें 20 है। 20 को वहां जाके 3 से मल्टीप्लाई करा दो, बन जाएगा 60 इज इक्वल टू 4x। 4 को वहां जाके डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 15। तो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर क्लियर होगा। आज की वीडियो में प्रोपोर्शन और वेरिएशन के टॉपिक के पेपर वन के जो क्वेश्चन है पास पेपर का, उसको कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर परसेंटेज को गो थ्रू करेंगे, और इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर के पेपर वन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी जल्द से जल्द आपको जवाब दूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।